सो गाइज ओवर द टाइम पीरियड हम बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़ापे के साथ साथ हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से फाइट भी कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम 18, 19, 20 के थे तब हमारा इरेक्टाइल बहुत बढ़िया से होता था। ठीक है, हमारे स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से बनते थे और फिर उसके बाद एक 20 की सीरीज स्टार्ट हुई, वहाँ पर थोड़ा इरेक्टाइल कम होने लगा और हमारी जो स्पर्म काउंट है वो स्टेबल चली। बट एट द एज ऑफ 30 हम थोड़े से और ज़्यादा स्लो डाउन हो गए, एज इन हमारा इरेक्टाइल जो था वो पहले से थोड़ा सा कम होने लगा, बट हमारे इस मूवमेंट पे थोड़े से स्पर्म काउंट भी कम होने लगा। और फिर 40s में जाओगे तो थोड़े और कम मिलेंगे, 50s में जाओगे तो और कम मिलेंगे। तो ये एक एजिंग हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। हमारी एजिंग से ही हमारा इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म सारी की सारी स्लो डाउन होने की कगार पर होते हैं। अगर बीच में कोई डायबिटीज़ या बीपी की कोई इशू और आ गया तो समझ लेना और वो ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिक्कत देती है। या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई केस हो गया या हाइपो हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म का केस हो गया तो हमारा और सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी एज जो है वो अबव 30 जा चुकी है तो सबसे पहले तो आप कंसीव के लिए प्लान कर लो, अगर अभी तक नहीं किया तो। क्योंकि यहाँ पर इस मोमेंट पे हमारे स्पर्म काउंट थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू 20s और 18, मतलब 18 से 20s की रेंज में जब भी होते हैं हमारे स्पर्म काउंट सही सेटल चल रहे होते हैं। बट ओवर द टाइम पीरियड 30 पे हमारे स्पर्म काउंट थोड़े से डाउनवर्ड्स आने की कोशिश कर देते हैं। अब ये चीज क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एज फैक्टर हमारे लिए मैटर करता है तो उसके साथ हमारी बॉडी में आप देखो वो बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपकी क्या बात करूं, मैं खुद की बात करता हूं। टिल हम 20, 25, 30 तक हम बिल्कुल परफेक्टली फाइन होते हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा होता, हम खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। बट जैसे ही 30 की लाइन लगती है हम 31, 32 में इतना नहीं समझ पाते हैं। एट द एज ऑफ 35 हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हैं, हमारे किसी किसी जगह पे पेन होना स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ साथ हमको डाइजेशन इश्यूज थोड़े से बढ़ने चालू हो गए हैं, एसिडिटी रिफ्लक्सेस बढ़ने चालू हो गए हैं। तो ये खुद भी आप देख समझ पाओगे कि एट द एज ऑफ 35 हम थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या करती है बॉडी। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी वहां पर थोड़ी सी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है बट पूरा ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम वहां पर क्या करते हैं, फिर हमने डाइटरी चेंजेस करने पड़ते हैं। पहले तो आप घास फूस, चिकन मटन जो दिल में आए वो खा सकते थे, बट अब इस स्टेज पे आकर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए खराब करेगी, यहाँ पर मेरे को एसिडिटी देगी, ये चीज मैं अभी नहीं खा सकता, मेरे को प्रॉब्लम करेगी। या फिर दही खा लूंगा रात को तो मेरे को कफ हो जाएगा। पहले कुछ नहीं ऐसा होता था बट अब होने लगा है। ठंडा पानी नहीं पी सकते, ठंडा पानी पिया तो गला खराब हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हम अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करते हैं एट द एज ऑफ 35। इसी के साथ हम रिस्पॉन्सिबल भी बन रहे होते हैं तो इस टाइम पे हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। मान लीजिए एट द एज ऑफ 20 हम इतने ज़्यादा वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होता है एट द एज ऑफ 30 हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ रही होती हैं तो हम उसके लिए भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो वर्कलोड है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हर एक मेल बॉडी को यही लगता है कि भैया मैं कमाऊं ज़्यादा, मैं अपनी फैमिली को सिक्योर रखूं, मैं अपनी फैमिली को स्टेबल रखूं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं जो हम किसी से डिस्कस ही नहीं करते। फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ती है तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल की वजह से हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। हमारी जो बॉडी में न्यूट्रिशन जो जा रहे हैं उसकी एसिमिलेशन जो है वो स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट थोड़े कम हो रहे हैं। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो एस्ट्रोजन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स को रिलेटेड भी हमारा स्ट्रेस, हमारी बॉडी, हमारी हर चीज़ से धीरे धीरे करके फाइट करना चालू कर देती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि हमारा ओवर द टाइम पीरियड एट द एज ऑफ 40, 50 हमारे स्पर्म काउंट थोड़ी धीरे धीरे करके कम होना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं 35 में जाकर प्लान करूं कंसीव के लिए या फिर मैं 36 पे जाकर प्लान करूं, तो प्लीज आज का समय बहुत बढ़िया है, आज प्लान करो, कंसीव होगा, अच्छी बात है। एट द एज ऑफ 35 या 36 जाओगे तो वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। फिर आप IVF के चक्कर लगाओगे, हम जैसे डॉक्टर्स से बात करोगे, पैसे खर्च करोगे। इससे बेटर है कि अगर आज आप प्लान कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर है, आप स्टेबल पोजीशन में बैठे हैं तो प्लीज़ प्लान कीजिए। क्योंकि जितना आप डिलेड करेंगे
प्लानिंग के बारे में या फिर प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव के लिए भी प्लानिंग जो आप बात लेट करेंगे, वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा दूर हो जाएगी। वो जिसे कहते हैं ना, जिसको उस मोमेंट पे शिद्दत से चाहोगे तो वो दूर भागेगी उस वक्त, वो आप पास नहीं आएगी। तो ये फैक्ट भी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एट द एज ऑफ 30 हो तो प्लान कर लो, और अभी तक आपका कोई कंसीव नहीं हुआ है तो प्लीज़, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी कंसीव के लिए प्लान करो, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो आप ओवर द टाइम पीरियड जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े से और, तो कंसीव करना एक टास्क हो जाएगा। अब रह गई बात 40 की एज वाले। 40 की एज में प्रॉब्लम्स और अलग तरीके से देखने को मिलती हैं कि 40s में हम कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, चाहे वो बीपी का एक छोटी सी इशू या फिर डायबिटिक हो। तो और एट द एज ऑफ 40 पे हम कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अब जब वो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी बॉडी सफ़र करती है, और जब वो सफ़र करती है तो हमारी एसिमिलेशन, जो हमारी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन है बॉडी की, वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट मिलता है अपने स्पर्म काउंट में और कम होते हैं। एट द एज ऑफ 50 में चले जाओ तो वही कंटिन्यू चल रहा होता है। एट द एज ऑफ 40 वाली चीज़ है कि बीपी है, शुगर है, अगर नहीं हुआ तो 50 में लग जाता है। तो फिर उस एज में जाकर आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंच जाते हो, ना इधर के बसते हो ना उधर के बसते हो, तो वहाँ पर और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। बट अगर हम कंसीव का प्री प्लान करते हैं तो एट द एज ऑफ 30 या 40 के बीच में, हम अगर डिलेड हैं तो 30 to 40 के बीच में ही करते हैं, अदरवाइज 30 से लेकर 40 के तक बीच में प्लान करते हैं अगर हम डिलेड हैं। अगर हम सही हैं, स्टेबल हैं और हम सेकंड चाइल्ड कंसीव करने की प्लान कर रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल एक बारी भी एक चाइल्ड भी नहीं हुआ, उन कपल्स के लिए और ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए इट्स अ राइट टाइम टू प्लान और इट्स अ राइट टाइम टू कंसीव ऑल्सो। अगर आप ऐसी 30 की एज में आ चुके हो और अगर आप ये सोचो कि मैं 1 साल रुक कर करूंगा या 2 साल रुक कर करूंगा, तो आप वो चीज़ हमेशा ही ढूंढते रह जाओगे, कभी कंसीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको लगेगा अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें करते हो या सोचते हो, वो उतनी ही चीज़ें आपसे दूर भागती जाएंगी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एक अपने 4 पेरेंट्स की बात करूँ, चाइल्ड या एज ए कंसीव, इट्स अ स्टार कमिंग पार्ट। मतलब मेरे हिसाब से वो एक आपके जो चीज़ें हैं वो भी चेंज करता है और वो अपनी किस्मत खुद लेकर आता है बच्चा। तो अगर आप स्टेबल नहीं भी हो, तो अगर आप प्लान कर भी रहे हो, तो प्लीज़ इस बारे में सोचना ज़रूर कि जो भी बच्चा आएगा वो अपने साथ कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही लाएगा। तो उसके बारे में भी सोचना दूर कर दो, क्योंकि ये फैक्ट है। जहाँ पर भी देखा है हमने फैमिली में या कपल्स में, जहाँ पर भी कंसीव का पार्ट हुआ है और चाइल्ड आया है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उनकी किस्मत में थोड़े-थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। सो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर प्लान नहीं कर रहे हो तो कर लो, नो इश्यू। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।